हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नाउ टू नेक्स्ट के एक नए एपिसोड में। आप लोगों ने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेलोस्फीयर टू इंटरस्टेलर स्पेस। कुछ नया टॉपिक है। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि ये हेलोस्फीयर टू इंटरस्टेलर स्पेस, इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जो आप तक वीडियो देखे हैं आप लोगों ने, उसमें कुछ मैटर है और कुछ ज्ञान की बातें, कॉन्सेप्ट है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप मैटर, क्योंकि मैटर तो हर बुक में आपको सेम मिलेगा। आप चाहे उसको गूगल पे सर्च करिए, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करिए, वो सेम मिलेगा। डिपेंड करता है आप उसके कॉन्सेप्ट या उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाइड कैसे करते हैं, एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। क्योंकि मैटर, गांधी जी जैसे 2 अक्टूबर को पैदा हुए तो हर बुक में 2 अक्टूबर ही लिखा होगा। कोई बुक ऐसी नहीं होगी जिसमें 3 अक्टूबर लिखा हो। ठीक है ना। अब मेन थ्योरी आती है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सारी चीजें। तो यहां पर हमारे पास आज का टॉपिक जिस प्रकार है कि हेलोस्फीयर टू इंटरस्टेलर स्पेस, इट इज द जर्नी ऑफ नाउ टू नेक्स्ट। प्लीज देखने से पहले और देखने के बाद भी अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हेलोस्फीयर, तो अगर हम देखें कि हेलोस्फीयर क्या है, तो जरा आप इस इमेज को देखिए और सोचिए कि ये हेलोस्फीयर एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज हेलोस्फीयर, इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि हेलोस्फीयर क्या है, कैसे बनता है, फिर आगे की डिटेल्स हम करेंगे कंटिन्यू। देखिए, हेलोस्फीयर कोई चीज नहीं है। जितने भी आप वर्ल्ड देख रहे हैं, ये सब एक नाम है, केवल नॉमेनक्लेचर रखा गया है। तो हेलोस्फीयर भी एक नाम है, एक स्वरूप, एक निश्चित आकृति या एक फील्ड का या रीजन, क्षेत्र, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी स्टार द्वारा बनाए गए या उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जनरेट जो ब्लेंड स्पेस होता है, उसमें ऑर्बिटल सिस्टम, प्लैनेटरी सिस्टम, उसका इनर स्पेस, उसके मून्स, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह, ड्वार्फ प्लैनेट, कॉमेट्स, या जहां तक के भी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क कर रही है। सपोज हम ये मान लें कि ये हमारा स्टार है, ये हमारा स्टार है, अर्थ का स्टार है, जिसका नाम है सन। अब इसके चारों ओर आपको मालूम है एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, जिसमें प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 8 बनाई गई तो 8 ही प्लैनेट्स या 8 ही इसकी ऑर्बिट है। वो हर 1 मिलीमीटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक ग्रेविटेशनल फील्ड पर। तो इसका मान लिया हमने, ये 8वां प्लैनेट यहां पर पड़ रहा है आपका प्लूटो, नेपच्यून। उसके बाद प्लूटो के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे कुइपर बेल्ट आ जाती है। क्या आ जाती है? कुइपर बेल्ट। इसके बाद पैराबोलिक रेंज शुरू हो जाएगी, पैराबोलिक ऑर्बिट शुरू हो जाएगी। वहां भी बहुत से कॉमेट्स वगैरह जो हैं वो सूरज के चारों ओर घूम रहे होते हैं। फिर एक ऐसी जगह आएगी जहां पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगी, जहां पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? अब आप कहां पहुंच जाएंगे? तो जहां पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो रही है, इस पोर्शन को हम मान लें ये है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है सन की। ग्रेविटेशनल फील्ड है
सन की। ओके, और यहां पर ये इसका हेलोस्फीयर है, टोटल क्या है, हेलोस्फीयर है। हेलियोस्फीयर जहां पर खत्म होता है वहां पर, और अगली जो फेज आएगी वो इसके बाद का जो स्पेस या रीजन है जहां पर इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन खत्म हो जाती, फोर्स खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस। तो ये दोनों क्या अलग अलग हैं, ये अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है? तो हाँ दोस्तों, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। क्यों? क्योंकि इनका, इसका जो मास है उसने एक अलग टाइप का स्पेस ब्लेंड किया है, जबकि यहां पर एक अलग टाइप का स्पेस ब्लेंड है। ठीक है, ऐसे सोचिए जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में गए, तो कॉलोनी की फ्लैट तो एक जैसी है, लेकिन वहां पर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। कोई 1 मंजिल की है, कोई 2 मंजिल की है, कोई 5 मंजिल की है, कहीं केवल प्लॉट्स हैं। ओके, तो हम ये देखेंगे। तो इंटरस्टेलर स्पेस मतलब स्पेस है, लेकिन इस रीजन के या इस फील्ड की अपेक्षा अलग है। ओके, तो यहां पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, और इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके जो बीच का क्षेत्र है वो ट्रांसमिशन फेज है, प्लाज्मा, वो प्लाज्मा से बना है। उसमें यहाँ का सॉलिड प्लाज्मा और यहाँ का सॉलिड प्लाज्मा जो है वो टकरा रहा है, जिस कारण यहाँ पर एक अलग ही क्षेत्र बन जाता है जिसे ट्रांसमिशन फेज कहते हैं। और जहाँ पर ये इसका प्लाज्मा एकदम एंड इस फेज से करता है उसको हम बोलते हैं हेलियोपॉज। उसको बोलते हैं हेलियोपॉज। तो इसकी जानकारी हमको कैसे मिली कि यहां से यहां इस ऑर्बिट में कुइपर बेल्ट, उसके बाद और आगे चलते 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 एक समय पैराबोलिक ऑर्बिट आएंगी, उनको भी क्रॉस करने के बाद क्या हम यहां पहुंच सकते हैं? अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें तो ये लाइट ईयर्स में होंगी या एयू में होंगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। तो इसका पता कैसे चला? नासा द्वारा, या यूएस की एजेंसी जो है अमेरिका की नासा, उसके द्वारा एक मिशन भेजा गया था व्योगॉर 1। आज की डेट में वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि यहां प्लाज्मा, 2 प्लाज्मा अलग अलग डेंसिटी के एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसलिए यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे हेलियोस्फीयर को एक बबल शेप देती है। कैसा देती है? एक बबल शेप, एक बबल शेप। तो सन का हेलियोस्फीयर अगर पूछा जाए किस आकृति का है, तो वो क्या हो जाएगा? बबल स्पेस। किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हेलियोपास के पास में इंटरस्टेलर स्पेस और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या हेलियोस्फीयर पर, हेलियोपॉस पर, इस ट्रांसमिशन प्लाज्मा पर एक अलग अलग डेंसिटी के 2 प्लाज्मा आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक, तो इसका आकृति कैसी नजर आती है? बबल टाइप की। तो यहां पर अलग क्षेत्र है, यहां पर अलग क्षेत्र है, और व्योगॉर 1 आज की डेट में लगभग इस फील्ड को क्रॉस करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है। लगभग 149 AU के आसपास, इतनी दूर आज की डेट में वो पहुंच चुका है। तो इस प्रकार अब हम बात करते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में आखिर क्या है और उसको इससे डिफरेंस क्यों किया जा रहा है। जब व्योगॉर 1 ने वहां से पिक्स भेजना शुरू किया, अभी भी वो चल रहा है, जबकि एक नया और है उसके बाद भेजा गया तुरंत व्योगॉर 2। अब वो भी हेलियोपॉस को क्रॉस करके, ट्रांसमिशन फेज को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। तो अगर क्वेश्चन आता है
कि क्या इंटरस्टेलर स्पेस में मैन मेड या आर्टिफिशियल किसी प्रकार का कोई प्रोब या टेक भेजी जा चुकी है या कोई मिशन जाया है? तो हाँ, अमेरिका ही केवल एक ऐसा देश है जो इसमें सक्सेस हुआ है और उसका नाम है मिशन के व्यागोर 1 और व्यागोर 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से ह्यूमंस टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट अचीव किया साइंस में, स्पेस साइंस में, और वो हेलियोस्फीयर को भी क्रॉस करके आज की डेट में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है, जिससे हमें बहुत ही अलग किस्म की जानकारियां मिल रही हैं जो कि पहले नहीं थी। ठीक है, अलग अलग मैटर की फेज पहले हम लोग पढ़ते थे केवल सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर। आज प्लाज्मा जानते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जानते हैं, फर्मियन जानते हैं, कई टाइप के मैटर आ रहे हैं और नई नई रिसर्चेस डेली आ रही हैं। लेकिन इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में लाके क्या करेंगे? नहीं दोस्तों, यहां पर जरूरत पड़ती है आपको कि आप जितना जानते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसकी तरफ प्रयत्नशील रहिए और उससे लिंक्ड बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन आपके जानने या ना जानने से नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि आप जानने का प्रयास किस प्रकार कर रहे हैं। अगर टॉपिक अननोन है तो जो पुराना टॉपिक आप जानते हैं उससे उस नए टॉपिक को लिंक करिए, देखिए, परखिए, ऑब्जर्व करिए, तब आपको आंसर राइटिंग समझ में आएगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू। कि हेलियोस्फीयर बना कैसे? तो हेलियोस्फीयर का मेन ऑब्जेक्ट है हमारा स्टार, अर्थात सन, हमारा स्टार। और स्टार तो जैसे हम जानते हैं सन और उसका प्लैनेटरी सिस्टम, या टोटल उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें 8 प्लैनेट्स हो गए, कुछ 200 के नियर अबाउट मून्स मिल चुके हैं इनके। और ड्वार्फ प्लैनेट देखें तो ड्वार्फ प्लैनेट भी अलग हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट देखें, ठीक है ना, तो ड्वार्फ प्लैनेट 5 हो गए। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको हर बुक्स में मिल जाएंगी। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है, आई थिंक 8th क्लास का बच्चा भी जानता होगा। तो उसको पढ़ाने से या उसको समझने से या उसको PDF में आपको भेजूँ, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो सब कॉमन सी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेटरी सिस्टम, इसको हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बाद प्लैनेटरी सिस्टम जहाँ पर थोड़ा सा डाइल्यूट होने लगता है या वहाँ पर हमें सॉलिड मटेरियल नहीं मिलता है, उसके बाद जो आता है वो आती है कुइपर बेल्ट। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत से ज़्यादातर जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं वो आपके यहाँ पर कुइपर बेल्ट में ही हैं। वो कहाँ पर हैं? आपके कुइपर बेल्ट में ही हैं। ठीक है दोस्तों, केवल एक सीरीज ऐसा है जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में है। अगर हम यहां पर मरकरी मान लें, वीनस मान लें, अर्थ, देन मार्स, और यहां पर जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, कोई रह गया? मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, देन नेपच्यून, ये मान लें। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है हमारी वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो केवल एक ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब बहुत ही छोटे छोटे पिंड हैं, वो भी एक पर्टिकुलर बेल्ट में सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये हजारों की संख्याओं में है, लेकिन इसमें एक ड्वार्फ प्लैनेट है, केवल ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है सीरीज। बाकी मैक, हाइमा वगैरह वगैरह जो भी हैं वो सब कहाँ हैं? उनकी लोकेशन कुइपर बेल्ट में। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा अलग बन जाता है। तो इसमें ये भी जान लीजिए कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। कुइपर बेल्ट के बाद पैराबोलिक ऑर्बिट शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपके कॉमेट्स वगैरह हो गए।
कॉमेट्स वगैरह यहीं से आते हैं, जैसे कि हेली कॉमेट, या कॉमेट्स जो हैं वो पैराबॉलिक ऑर्बिट में जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स वगैरह ये सब इलिप्टिकल में। ठीक दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। जहां पर ये खत्म हो जाएगी, अब ये इतना फील्ड जनरेट कर रहा है, ये सब मिला के टोटल इसका एक बबल बनता है, जहां पर हेलियोपॉज आता है और इंटरस्टेलर स्पेस मिलता है। अब यहां पर हम पहला टॉपिक लेते हैं कि हेलियोस्फीयर बना कैसे, तो उसका सबसे पहला रीजन है सन। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सन है क्या, इसकी एनाटॉमी क्या है, ठीक है ना, और उसके फोर्सेस कौन कौन से हैं, किस प्रकार वो जनरेट हुआ, या उससे फोर्सेस, एनर्जी, हीट वगैरह वगैरह जो भी है वो किस तरीके से रिलीज होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसके लिए हम पहला टॉपिक लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ सन। एनाटॉमी ऑफ सन, जरा इस इमेज को गौर करिए फ्रेंड्स। अब यहां पर आप देखेंगे कि सन की एनाटॉमी में सबसे पहले कुछ अगर हमें आने को मिलता है, जानने को मिलता है नाम, तो वो है कोर। ठीक है, कोर। अगर हम सेकेंडरी देखें तो हमें मिलता है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। थर्ड देखते हैं तो हमें मिलता है कनेक्टिव जोन, कनेक्टिव जोन। इन तीन नामों को, इसके अलावा भी हैं, लेकिन इन तीन नामों को वैज्ञानिकों ने एक अलग ही लेवल पर रखा है, इसलिए इन्हें बोलते हैं इनर स्ट्रक्चर या इनर लेयर, या इनर लेयर। ठीक है, यहां पर हम एक प्लेस छोड़ रहे हैं, उसको बाद में समझाएंगे क्यों छोड़ रहे हैं। फिर आ जाता है आपका फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। नेम्स में देखेंगे आपको मिल जाएगा ट्रांसमिशन जोन, और लास्ट वाले को हम बोलते हैं कोरोना। ये इसलिए छोड़ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं आउटर लेयर। ये सब क्या है? आउटर लेयर। ये इसलिए छोड़ते हैं कि यहां पर हमें कोई प्लेन सरफेस जाके सन पे देखना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। जैसा कि अर्थ पे हम बोल देते हैं कि ये क्रस्ट है, सरफेस को क्या बोल देते हैं? इट इज क्रस्ट। लेकिन चूंकि सन क्या है, एक प्लाज्मा से बना, एक इसका जो कोर है वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से जनरेट हो रहा है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये ही सन की सरफेस है। तो उस सरफेस को ही हम क्या बोल देते हैं? फोटोस्फीयर। उस सरफेस को ही क्या बोलते हैं हम? फोटोस्फीयर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी कि व्हाट इज द सरफेस पोर्शन ऑफ सन, तो दैट्स द आंसर इज फोटोस्फीयर। ठीक है। अब कोर किसे कहते हैं? जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। बेसिकली मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले कई एपिसोड्स में जियोग्राफी के, कि स्टार्स का जो कंपोजिशन है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं मेन, तो इसके कोर में हमेशा हाइड्रोजन के द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, हाइड्रोजन एटम्स के जरिए।
और उसी को हम एक तरीके से, चूंकि हीट जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो हम बोलते हैं कोर या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि वहां से हीट और एनर्जी सेल्फ जनरेट हो रही है, सेल्फ जनरेट हो रही, सेल्फ कोई मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है या कोई चीज नहीं है, अपने आप जनरेट हो रही है, तो इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कोर। ये बहुत ही अधिक टेम्परेचर होता है, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, इतना ज्यादा। ठीक है, अब जब इतना ज्यादा डेंस है और हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये केंद्र है और ये सन की परिधि है, ये क्या है, कोर है, और ये क्या है, उसकी आउटर लेयर या कोरोना, यहां पे समझें तो ये क्या है, कोरोना। तो ये अगर यहां पर हीट जनरेट हो रही होगी और इसका टेम्परेचर कितना बताया मैंने, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये क्षेत्र अलग हो गया और यहां से हीट जनरेट होने के बाद या एनर्जी जनरेट होने के बाद धीरे धीरे क्या होगी, वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। जैसा कि आपने अर्थ पे सुना होगा वोल्केनिक एक्टिविटीज में, तो वोल्केनिक एक्टिविटीज थोड़ा छोटा लेवल हो गया, लेकिन हाँ इतना समझ लीजिए कि जहां से एनर्जी जनरेट होती है उस जगह से वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने को स्टार्ट होगी या रन करेगी, कंटिन्यू। तो यहां पर ये जो एनर्जी बाहर की तरफ चल रही है, ये भी अलग अलग डेंसिटी और फिनोमिना के कारण अलग अलग रीजन्स बनाते हैं, और बाकी सब इसी के लिए उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो कोर से रिलेटेड मेन चीज, मेन कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन, प्रोसेसिंग क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, और हीट और एनर्जी किस तरीके से सेल्फ जनरेट हो रही है, इसलिए उसको बोलेंगे हम रेडिएशन जनरेट हो रहा है। सेल्फ जनरेशन को क्या बोलेंगे, रेडिएशन जनरेट हो रहा है। लेकिन जनरेट होके बाहर की तरफ निकल रही है, इसका मतलब कोर में जो फोर्स अवेलेबल है वो अब कंडेंसेशन का नहीं है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रिलीज हो रही है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा। तो क्या करेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स वहां पर अवेलेबल है, इसीलिए वहां से रेडिएशन के थ्रू एनर्जी और हीट परिधि की तरफ या आउटर एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहा। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से बाहर की तरफ रिलीज करती। अब चूंकि रेडिएशन के रूप में है, तो जैसे ही ये कोर से होते हुए धीरे धीरे प्लाज्मा के रूप में, बहुत ही हॉट डेंस प्लाज्मा के रूप में कुछ दूरी तक बहती है। आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो प्लाज्मा के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलती है, क्या निकलती है, हीट एंड एनर्जी, लेकिन फॉर्म क्या है, रेडिएशन के रूप में। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन जोन या रेडिएटिव जोन। ठीक है, अब रेडिएटिव जोन के बाद नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा और वो मॉडिफाइड होती है या फिनोमिना, उसका नेचुरल फिनोमिना थोड़ा अलग है। यहां से हीट जो है वो कन्वेक्शन करंट के जरिए जब बाहर की तरफ जाती है तो वार्म होती है या बहुत हॉट होती है, लेकिन हॉट के साथ साथ कभी कभी वापस भी पुल, ग्रेविटेशनल पुल के कारण वापस भी आता है, जिसके कारण यहां पर कूल भी होती है। तो हॉट भी होती हैं और कूल भी होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम कन्वेक्टिव जोन। अब इस हॉटनेस और कूलनेस का कारण क्या है कि प्लाज्मा थोड़ा सा डाइल्यूट हो चुका है, प्लाज्मा थोड़ा सा डाइल्यूट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर कन्वेक्शन के जरिए जो है वो हीट आउटर लेयर की तरफ धीरे धीरे रिलीज होती है। फिर जब वो सरफेस तो नहीं कहेंगे हम, फोटोस्फीयर के पास आती है, तो फोटोस्फीयर को मैंने केवल यही बताया कि उसको सरफेस कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक, तो इस तरीके से इसे सरफेस कहते हैं। फिर वहां से
जो रेडिएशन या एनर्जी या हीटनेस है वो आती है क्रोमोस्फीयर में, और क्रोमोस्फीयर में यह थोड़ा सा अलग व्यवहार करती है। यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, और वो क्या करती हैं, जो प्लाज्मा बाहर की तरफ आ रहा है उसको थोड़ा सा अवरोध, उसके अवरोध उत्पन्न करती हैं। उसमें क्या करती हैं? अवरोध उत्पन्न करती हैं। लेकिन अवरोध क्यों उत्पन्न करती हैं? तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, जिसके लिए वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बन रहा है, और वहां पर आवेशित प्लाज्मा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसका कण जो है वो चार्ज्ड होने लगते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज्ड होने लगते हैं। तो क्रोमोस्फीयर की खूबी क्या है कि इसकी सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स उनको क्या करती है, धीरे धीरे अवरोध उत्पन्न करती है, और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स जनरेट होने लगते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कुछ प्लाज्मा फीचर्स जो बड़े होते हैं, वो प्लाज्मा फीचर जो रुका हुआ प्लाज्मा है, चार्ज प्लाज्मा, अगर वो रुका हुआ है तो जो काफी बड़े आकार के होते हैं उन्हें प्रोमिनेंस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस पाए जाते हैं, ठीक है। जो कोरोना में भी कभी कभी ट्रांसमिशन जोन को क्रॉस करके कहां कहां आ जाते हैं, कोरोना या इस वायुमंडल, आउटर लेयर की जो सबसे आखिरी स्ट्रक्चर या लेयर है उसको हम बोलते हैं कोरोना। तो इस तरीके से क्रोमोस्फीयर बनता है। फिर ट्रांसमिशन जोन यहां से क्या होता है, ये धीरे धीरे और डाइल्यूट या थिन होती जाती है लेयर, और हीट और एनर्जी, लाइट, हीट, चार्ज पार्टिकल्स, इनके रूप में कोरोना से बाहर निकल आते, और ये यहाँ पर एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेस के जरिए भी आउटर एटमॉस्फेयर से बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके का ये सन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कुछ अलग इसके फीचर्स भी हैं जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ फीचर्स अलग भी होते हैं, जैसे एक वर्ड आता है सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स, तो सन स्पॉट्स और कुछ भी नहीं है, ये फोटोस्फीयर पर नजर आने वाले कुछ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। कहां पर होते हैं? पहली चीज तो याद रखिए, फोटोस्फीयर पर, फोटोस्फीयर पर, ठीक है ना। कुछ सन स्पॉट्स होते हैं। तो ये क्या है, बाकियों की अपेक्षा, बाकी स्पेस जो इसका जगह है, रीजन है, उसकी अपेक्षा कुछ कूल होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कूल होते हैं। कंपेयरली यहां पर थोड़ा हॉटनेस होगी, और यहां पर अपेक्षाकृत क्या ये होंगे? कूल होंगे। ऐसे ही इसके आसपास का क्षेत्र यहां पर फिर हॉट होगा, उसके अगेंस्ट ये फिर क्या होंगे? कूल होंगे। तो ये एक साइकिल होती है जो बनती रहती है और हटती रहती है। ये सब आप एमसीक्यूज में पा जाएंगे। लेकिन मेन चीज अब ये आती है कि यहाँ पर दूसरा फिगर कि ये बनते कैसे हैं, कैसे। तो जब हम देखते हैं कि कन्वेक्शन जोन से क्रोमोस्फीयर के पास कोरोना में जैसे जैसे प्लाज्मा आता है, तो वो थोड़ा थोड़ा और उसकी हॉटनेस कम होती रहती है, क्योंकि अगर हम कोर से कोरोना की तरफ ट्रेवल करें तो यहाँ पर जो हम टेम्परेचर देखते थे वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस था, जबकि कोरोना पर आते आते ये रह गया है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये आ रहा है तो बीच में अलग अलग रीजन्स हैं, उनसे इसका फिनोमिना चेंज होता रहता है, जिस कारण से ये कहीं पर हॉट स्पेस में प्लाज्मा आता है और कहीं पर कूल हो जाता है, ठीक।
तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फोटोस्फीयर पर। ऐसे ही दूसरी चीज एक आती है जिसे हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर भी इसी प्रकार, ये क्या है? ये एक प्रकार की एनर्जी है जो इनर पार्ट से रिलीज होती है। ऐसे ही आ जाएगा आपका, ये सब बुक्स में मिल जाएंगे आपको, देखिएगा सोलर विंड्स। तो विंड्स क्या है? ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जो कभी कभी ही निकलते हैं, और इसी सोलर विंड के कारण अर्थ पर, अगर हम देखें अर्थ पर, तो उसका मैग्नेटिक इम्पैक्ट आता है, मैग्नेटिक इम्पैक्ट आता है। बाद में हम उसको पढ़ते हैं अरोरा लाइट के रूप में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ये स्ट्रक्चर आप नॉर्मली भी पा जाएंगे, हर बुक में पा जाएंगे, पीडीएफ वगैरह में पा जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका व्यवहारिक उपयोग हम कैसे करें। तो इस तरीके से कुछ और भी रिलेशंस हैं जो आप नॉर्मली क्रोम वगैरह पे भी पा जाएंगे, गूगल पे भी पा जाएंगे, पीडीएफ पे भी पा जाएंगे, कोचिंग्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इसका व्यवहारिक क्या ज़रूरत है, इसको सिविल सर्विसेज में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जियोग्राफी कोई सब्जेक्ट नहीं है या कॉस्मोफिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या अगर हम अपने आप को देखें या ह्यूमन बॉडी को देखें तो क्या इसमें सन के जैसा कुछ भी नहीं स्ट्रक्चर है, या बिग बैंग जैसा या एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स जैसा कुछ भी नहीं है? क्या वो खत्म हो गई ये चीज? नहीं, यही तो जियोग्राफी है, कॉस्मोफिजिक्स है, जियोफिजिक्स है, कि जो चीज ओरिजिन हो रही है उसका एक्सपेंशन अवश्य होगा, और एक सीमा के बाद, अब वो क्या है, लाइट है, डार्कनेस है, ऑब्जेक्ट है, एनर्जी है, फॉर्म जरूर चेंज होगा, और एक सीमा के एक्सपेंशन के बाद वो चीज क्रंच हो जाएगी या मॉडिफिकेशन शुरू होगा और सडनली वो चीज खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हम छोटे थे, बड़े हुए, हमारे अंदर कोई थॉट आया, तो थॉट कहाँ से जनरेट हुआ? हमारी नॉलेज, इंफॉर्मेशंस वहाँ से जनरेट हुआ, फिर हम उसको अप्लाइड करते हैं व्यवहार में। अब वो थॉट कैसा है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे सूरज तो एक ही है, अब वो लाइट दे रहा है, अब कोई आदमी वहाँ पर मजदूरी कर रहा है खेत में, तो ये उसका अपना लॉजिक हुआ। कोई आदमी जिसके पास लाइट नहीं है घर में, वो वहाँ पे किताब लेके पढ़ रहा है, ये उसका अपना लॉजिक हुआ। कोई आदमी उसमें कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो ये उसका अपना लॉजिक हुआ। तो उसको अप्लाइड कैसे करना है सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, जैसा आप अप्लाइड करेंगे उसी तरीके से आपका आगे का स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक, हेलियोस्फीयर टू इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत बड़ा है, उसके बाद अगला स्टार सिस्टम शुरू हो जाता है, गैलेक्सीज आने लगती हैं, और पूरा एक यूनिवर्स, आप तो मल्टी डायमेंशन थ्योरीज भी आने लगी हैं। अभी एक नई थ्योरी जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी शायद आई थिंक है, इसमें स्ट्रिंग थ्योरी पर सबसे ज़्यादा चल रही कि एनर्जी किस तरीके से मैटर के फॉर्म में जाती है और मैटर किस तरीके से एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और प्लीज़ अगर कोई कमेंट्स करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं, मैं अवश्य उसका उत्तर देने की कोशिश करूँ। थैंक्स।